नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ध्वनि के विषय में अपनी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। बच्चों, आपने पहले यह अध्ययन किया होगा कि ध्वनि क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे कंपन करती है वस्तु, तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सारी बातों के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि हमने देखा था पिछले अंश में कि ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप होती है जो तरंग रूप में संचारित होती है और इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस, ये तीनों हो सकती हैं। अगर माध्यम नहीं है, माध्यम का अभाव है, तो ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण नहीं कर पाएंगी, यानी स्थानांतरित नहीं हो पाएंगी। अर्थात हम आप जो बात कर रहे हैं, अगर ये बीच में जो हमारे जो हवा का एक माध्यम है वायु का, इसको हटा दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, तो निर्वात की स्थिति में हमारे द्वारा बोली गई ध्वनि जो उत्पन्न की जा रही है वो दूसरा व्यक्ति या आप नहीं सुन सकते हैं। यानी ध्वनि को संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने ये भी देखा था कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होती है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप में यात्रा करती है। और ध्वनि के इन तरंगों को, यानी ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत रखा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो कि माध्यम की आवश्यकता से ही चलेंगे। अगर माध्यम नहीं होगा तो माध्यम के अभाव में, या माध्यम नहीं है तो इनका संचरण नहीं हो सकता है। इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब तरंग क्या होता है ये भी हम आज देखेंगे कि तरंग किसे कहते हैं, और ध्वनि के बारे में और भी नई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आप एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ध्वनि कैसे संचरित होती है, जो कि हमने पहले देखा था। जल्दी से देख लेते हैं। आप बच्चों देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक यू शेप का एक यंत्र है जिसको ठोस पहुंचाई गई है, उस पर टक्कर मारी गई है, उसको पीटा गया है। पीटने पर उसके जो यू शेप आकृति का जो आप देख रहे हैं वो कंपन करता है आगे पीछे, और कंपन करने से कैसे वायु के जो कण हैं, यानी माध्यम के जो कण हैं, वो आपस में किस तरह से हिलते हिलते आगे ये ध्वनि बढ़ती है। उनके कंपन से जो आवृत्ति हो रही है, कंपन की आवृत्ति, वो कैसे माध्यम के कणों को भी ऊर्जा संचारित कर रही है और माध्यम के कण भी अपने स्थान पर हिलने लगते हैं और हिल करके कैसे चलते हैं। आप देखें CR लिखा गया है। तो CR का मतलब, C का मतलब संपीडन। संपीडन वह अवस्था है जब माध्यम के कण आपस में एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, और R जो विरलन है, वहाँ पे आप देखेंगे कि माध्यम के कण एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, दूर हो जाते हैं। तो संपीडन और विरलन करते करते ये एक तरंग की स्थिति उत्पन्न होती है और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। यानी अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो वोकल कार्ड्स हैं गले में, वहाँ जो कंपन हो रहा है, कंपन से विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ निकल रही हैं आवृत्ति की, इन आवृत्ति की ध्वनियाँ इसी जो आपने देखा अभी चित्र में, उसी तरह से संपीडन विरलन होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं तरंग क्या होता है। बच्चों, तरंग की अगर हम बात करें तो तरंग एक विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस कह लें, जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ले जाता है, ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। और इसको गुजरने के लिए, यानी ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम जो है ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और इन माध्यम के अभाव में इस तरंग की जो गति है या संचरण है मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी ध्वनि जो तरंग है, हमने देखा था कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है, और अनुदैर्ध्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो तरंग के बारे में जाना, एक ऊर्जा का एक स्वरूप है या एक विक्षोभ है जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। और ध्वनि भी एक ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रही है। अच्छा, आपने देखा होगा बच्चों कि जब दो वाद्य स्रोत हैं अलग अलग, और दोनों से अगर आप देखें कि एक ही माध्यम में दोनों वाद्य स्रोत हैं और बजाए जा रहे हैं, उनसे ध्वनियाँ निकल रही हैं, और उनके ध्वनि निकलने की चाल भी एक है और माध्यम भी एक है, फिर भी दोनों की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न सुनाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर नीचे तारत्व की बात की गई है। तारत्व यानी पिच बोलते हैं। तो तारत्व क्या है कि किसी भी ध्वनि स्रोत से जब ध्वनि उत्सर्जित होती है, बनती है, आगे बढ़ती है, हम सुनते हैं, तो जब ध्वनि स्रोत से उत्सर्जित जो ध्वनि है उसकी जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से अनुभव करता है, वह उसका तारत्व या पिच कहलाता है। यानी जिस स्रोत का कंपन कैसा हो रहा है,
किस तरह से कंपित हो रहा है वह स्रोत जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उस स्रोत के कंपन होने से जो उसकी आवृत्ति उत्पन्न होती है, उस आवृत्ति को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से अनुभव करता है, यह उस वाद्य स्रोत का या ध्वनि का जो स्रोत है जहाँ से उत्पन्न हो रही ध्वनि, उसका तारत्व कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा। अब जो भी स्रोत जितना अधिक तेज कंपन करेगा वहाँ पे उतनी अधिक तेज आवृत्ति होगी, आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा, यानी पिच जो है उतना ही अधिक होगा। और जिस ध्वनि स्रोत का तारत्व कम हो गया तो सीधा अर्थ है तारत्व कम हुआ, यानी कंपन धीरे हो रहा है। कंपन धीरे हो रहा है मतलब आवृत्ति भी धीरे है, यानी अधिक आवृत्ति अर्थात अधिक कंपन और तारत्व अधिक। कम आवृत्ति कम कंपन तो तारत्व भी कम हो जाएगा। आप देखेंगे बच्चों, यही एक कारण है जो हम पुरुष और महिला की आवाज़ पे भी लागू होता है। महिलाओं का जो तारत्व है, पिच है, वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उनकी आवृत्ति और कंपन आवाज़ की हम पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए उनकी आवाज़ की जो तारत्व है हमसे ज़्यादा होता है। आगे आप देखेंगे बच्चों, आपने देखा ऊपर जो आपने लिखा है कि दो वाद्य स्रोतों से निकलने वाली एक ही माध्यम और चाल से जो ध्वनियाँ भिन्न भिन्न सुनाई देती हैं, क्योंकि आपने देखा कारण कि तारत्व उनका अलग अलग होता है, उनकी आवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। यानी जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं अपने विभिन्न प्रकार, उनके आकार अलग अलग होते हैं, उनकी आकृतियाँ अलग अलग होती हैं, और इस वजह यह भी एक कारण है जिससे उनका कंपन और आवृत्ति दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के कारण उनमें अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। आप अगर एक ढोलक को या तबले को बजाएं, एक गिटार को बजाएं, देखें दोनों में ही फ़र्क आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। एक ही चाल से वो दोनों बजाए जाएं तो भी दोनों की जो ध्वनियाँ हैं अलग अलग सुनाई देती हैं, क्योंकि उनकी आकृति, आकार, माध्यम और तारत्व, ये दोनों चीज़ें अलग हो जाते हैं दो वस्तुओं के। तो आगे के चित्र में आप देखेंगे बच्चों कि ध्वनि की तीव्रता और चाल। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि तीव्रता किसे कहेंगे। ध्वनि की तीव्रता से क्या अर्थ है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई एक क्षेत्रफल, उस एक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जो ध्वनि ऊर्जा है, और कितनी मात्रा ध्वनि की उस ऊर्जा की निकलती है, गुजरती है, उसे उस ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। यानी अधिक ऊर्जा होगा तो अधिक तेजी से जाएगा, कम ऊर्जा का होगा तो थोड़ा उसकी गति धीरे हो जाएगी। तो 1 सेकंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर गई उस एक क्षेत्रफल से, जो माध्यम है उस एक माध्यम के उस एक निश्चित क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर गई है, उसे उस ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो एक निश्चित चाल से संचारित होती है, यानी जिस चाल से ध्वनि उत्पन्न हुई है वही एक चाल आगे तक चलता है अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है तो। यानी जिस आवृत्ति से कोई वस्तु कंपन करने लगी तो वो कंपन चलता रहेगा और उसी एक चाल से माध्यम में आवाज़ आगे आगे बढ़ता रहेगा, ध्वनि आगे चलती रहेगी। धीरे धीरे कंपन कम होता जाएगा तो फिर आवाज़ जो है कम होती जाएगी, कंपन कम होगा तो आवृत्ति कम होगी, तो माध्यम में फिर ध्वनि की चाल भी कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे कभी कभी ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती है, अर्थात वस्तु बहुत तेज कंपन कर रही है, आवृत्ति अधिक है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा यानी आवृत्ति कम होती गई तो वस्तु का कंपन भी कम होता गया। अब इसमें अब माध्यम की बात करें कि कैसे माध्यम में ध्वनि की चलती है, संचारित होती है, तो आप देखेंगे ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस यानी कोई भी ठोस वस्तु है, लोहा है, टेबल है, मेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल सर्वाधिक तेज होती है। और फिर जैसे जैसे आप ठोस से आगे चलते हैं, द्रव अवस्था में आएंगे तो ठोस की तुलना में यहाँ ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, और जब गैसीय अवस्था में आप जाएंगे तो यहाँ पे द्रव की तुलना में भी कम हो जाएगा। यानी सबसे कम जो ध्वनि की चाल होगी वो गैसीय अवस्था में होती है और सबसे अधिक ठोस की अवस्था में होती है। यानी ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, और ठोस से जब गैस की तरफ चलेंगे आप तो क्रमशः ध्वनि की जो चाल है वो कम होती जाएगी। और एक बात ध्यान दें कि ध्वनि की जो चाल है वो तापमान पर भी निर्भर करती है। यानी माध्यम में अगर तापमान अधिक है तो ध्वनि जो है और तेजी से गति करती है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। यानी अभी हमारी जो ध्वनि की चाल जो चल रही है वो एक निश्चित तापमान पर, इस कमरे के तापमान पर, अभी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पे भी असर पड़ेगा और ये भी बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ती है और कितनी मात्रा में जाती है, आइए देखते हैं कि निश्चित तापमान पर ध्वनि की चाल क्या होती है। आप देखें यहाँ 3 माध्यम लिया गया है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, और एक निश्चित तापमान है, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे विभिन्न माध्यमों में चाल देखते हैं। तो एल्यूमिनियम में देखते हैं
तो 6420 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों ध्वनि की जो चाल होगी वो 6420 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड, ये ठोस है। अब आगे आते हैं द्रव अवस्था जल में, जो समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी में जल ध्वनि की जो चाल होगी वो 1531 मीटर प्रति सेकंड है। गैसीय अवस्था में आप देख लें, हाइड्रोजन में जो गैस है, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन गैस में अगर ध्वनि की चाल देखेंगे तो 1284 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में जो इस कमरे में वायु है, जो आपके अगल बगल वायु है, उस वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप देखेंगे ब्रैकेट में दिया गया है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ देखते हैं कि तापमान बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर असर पड़ता है। ध्वनि की विशेषताओं में देखते हैं कि ध्वनि और कैसे क्या कार्य करती है। तो ध्वनि परावर्तित भी होती है बच्चों, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी निश्चित दीवार से या कोई मजबूत जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उससे टकरा के वापस भी आती है ध्वनियाँ, वो तरंगे वापस हैं। ध्वनि जो एक तरंग का रूप लेके आगे जाती है और एक मजबूत दीवार या मेज कह लें, टेबल कह लें, कोई कमरा बंद हो, वहाँ से टकरा के वापस आती हैं, यानी कि ये रिटर्न हो जाती हैं। तो आप देखें कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है कि आपतित ध्वनि तरंग का कोण परावर्तित ध्वनि तरंग के कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ कोण की बात की जा रही है, जिस आपतित मतलब भेजी गई ध्वनि, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो आवाज़ ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि गई और किसी सरफेस से, किसी पृष्ठ से, कोई तल है वहाँ से टकरा कर, कमरे का फर्श है, छत है, कहीं से टकरा के और फिर वापस आती है। तो जो टकराती है और वापस आती है, दोनों के बीच का जो कोण बनता है, अगर आप देखें चित्र में एक नॉर्मल लिखा गया है, मध्य रेखा है, वो सामान्य स्थिति नॉर्मल है, मध्य रेखा है, और जो आई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बना हुआ है, आई का कोण है, उस तरफ से जो तीर की दिशा देखें कि आवाज़ नीचे आती है और नीचे का जो एक तल है वहाँ पे आवाज़ टकराती है और टकरा के ऊपर चली जाती है, यानी आर जो बना है वो ऊपर जाने की तरफ का, यानी परावर्तित हो गई। आर जिससे ओर बना हुआ है वो परावर्तित तरंग का कोण है, और आई जो है आने वाली ध्वनि के स्रोत से ध्वनि आई तो वहाँ फर्श पे टकराई और टकरा के उस तल से, फर्श से जो मजबूत ऑब्जेक्ट है वहाँ से टकरा के वो परावर्तित हो गई। तो आई और आर ये दो कोण बनते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ध्वनि के आने से और टकरा के वापस जाने से, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो बराबर होता है। आई और आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ध्वनि परावर्तन का नियम है कि आपतित ध्वनि तरंग का कोण जो होता है परावर्तित ध्वनि तरंग के कोण के बराबर होता है। आइए आगे कुछ और विशेषताएं देखते हैं ध्वनि के बारे में और जानते हैं प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि क्या होती है बच्चों? आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा, खाली इमारत हो, कोई मकान कमरा खाली हो, या पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हों उनमें आप देखते होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप ताली बजाएं, ज़ोर से चिल्लाएं या कोई नाम पुकारें तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या वो आवाज़ कुछ सेकंड बाद आपको सुनाई देती है। आपने जो बोला था वही आवाज़ वापस रिटर्न आपको सुनाई देती है। मैंने अभी बताया ना, ध्वनि परावर्तित होती है, यानी जो आपने बोला वो कमरे की दीवारों से टकरा के वापस आपके निश्चित सेकंड के बाद आपके पास आ गई और आप अपनी ही आवाज़ को दोबारा सुनते हैं। या आप ताली बजाए हों या कुछ बोले हों, वो शब्द वापस आपको सुनाई देते हैं। तो इस प्रकार की ध्वनि को या आवाज़ को प्रतिध्वनि कहते हैं। इको, इंग्लिश में इसको इको बोलते हैं। और प्रतिध्वनि यानी जब आप किसी खाली इमारत, मकान, कमरे में आप जोर से बोलें, ताली बजाएं तो कुछ समय पश्चात जो आवाज़ आपको सुनाई देती है इसे इको कहते हैं। होता क्या है, जो ध्वनि तरंगे आपने उत्पन्न किया वो ध्वनि तरंग उस कमरे में, इमारत में या पहाड़ों में जो ध्वनि तरंग आगे चली गई, माध्यम से आगे बढ़ी और परावर्तन हो करके दोहरा के वापस आ गई। जो जैसे आपने बोला था वैसे ही वो वापस आ गई। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो ध्वनि का दोहराव हुआ, वापस वह ध्वनि आपने सुना, जबकि आप वापस आपने बोला नहीं, आपने एक ही बार बोला था, मगर वो ध्वनि आपको एक बार सुनाई देगी या दो बार सुनाई देगी। तो इस प्रकार की ध्वनि को या ध्वनि के इस दोहराव को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, इको बोलते हैं। कभी कभी जो ध्वनि तरंगें बार बार परावर्तित होती हैं तो आप देखेंगे कि बार बार परावर्तन से एक से अधिक ध्वनियाँ भी हमें सुनाई देती हैं। अब यहाँ इस इको के पीछे भी कुछ नियम हैं, कुछ इसके विशेषताएं हैं, कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं इसमें। वो क्या है आप देख लें कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी जो आपने बोला जो रिफ्लेक्शन में वो आवाज़ें वापस आपके पास आती हैं, तो इसके लिए मूल ध्वनि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न की गई है और परावर्तित ध्वनि
यानी जो रिटर्न ध्वनि आ रही है, रिटर्न साउंड आपके पास आ रहा है, उसके बीच में 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। यानी 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होगा तभी आप प्रतिध्वनि सुन सकेंगे, इससे कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे। तो इतना न्यूनतम ध्वनि अंतराल होना चाहिए, समय अंतराल, ताकि बोली गई आवाज़ जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई है और टकरा के वापस आने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है और यह अंतराल होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक या परावर्तक, अर्थात जहाँ से आवाज़ परावर्तित हो रही है, टकरा के ध्वनि तरंगे वापस आ रही हैं उसमें, और जहाँ से ध्वनि स्रोत उत्पन्न हो रहा है, यानी यदि आप बोलते हैं तो आपके और जहाँ से आवाज़ टकराती है कोई दीवार है वहाँ से, उन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो जो ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी का आधा होना चाहिए। ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी का आधा होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने बोला, आवाज़ गई और जा करके दीवार से टकराई। अब टकराया, जब आवाज़ जो है आपकी दीवार से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है, यानी एक बार आगे गई और एक बार पीछे वापस आपके कान तक आई। यह ध्वनि ने कुल दूरी तय किया, एक बार जाने में और एक बार आने में। या कुल दूरी मान लीजिए 10 मीटर दूर हैं आप, तो 10 मीटर उधर और 10 मीटर 20 मीटर, कुल दूरी का आधा होना चाहिए। आधा यानी 10 मीटर, यानी आपके और दीवार के बीच में जो न्यूनतम दूरी होना है वो 10 मीटर के आसपास होगा। तो ऐसे ही होता है, जब कमरे में आप बोलते हैं तो आवाज़ जाके टकराती है, टकरा के जब वापस आती है तो ध्वनि ने जितनी भी दूरी तय की है उसकी आधी दूरी आप में और परावर्तक जो अवरोधक है जहाँ से आवाज़ टकरा के आ रही है उसके बीच में कम से कम आधा ये दूरी होना चाहिए, तो ही आप सुन पाएंगे। इससे कम होगा तो बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देने लगेगा या ना सुनाई दे स्पष्ट रूप से जो आप सुनना चाहते हैं। इसी तरह से बच्चों, जो आपने इको देखा प्रतिध्वनि, इसी तरह से एक और स्थिति कमरे में बनती है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप किसी बड़े से हॉल में जाइए और वहाँ 2-4 लोग या बहुत से लोग बातचीत कर रहे हों, तो आवाज़ जो गूंजती है, उतने लोगों के एक साथ बोलने से जो आवाज़ गूंजती है उसमें एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है, सुनाई नहीं देता है। बोल तो हम रहे होते हैं परंतु सुन नहीं पाते हैं स्पष्ट कहा क्या जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है कि जो आवाज़ उसमें हॉल में गूंज रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, बहुत सी आवाज़ें उत्पन्न हो रही हैं, वो आवाज़ जो गूंज रही है, तो जैसे इको में आपने देखा कि आवाज़ वापस टकरा के चली आई और समाप्त हो गई। यहाँ क्या होता है कि आवाज़ समाप्त नहीं होती है, वो कुछ और देर तक बनी रहती है। तो उसके उतने देर तक बने रहने के कारण तब तक फिर किसी ने बोल दिया, फिर दूसरी आवाज़ आ गई। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उस हॉल में आ रही हैं और वो तुरंत नियमतः समाप्त नहीं हो जा रही हैं, वो रुक जा रही हैं, उस कमरे में कुछ देर तक स्थायी रूप से रुक रही हैं। आपने बोलना बंद कर दिया, फिर भी वो आवाज़ जो है उस कमरे में परावर्तित हो रही है, ध्वनि तरंगे परावर्तित हो रही हैं, जिससे आवाज़ में कमरे में उस हॉल में जो है एक ऐसी स्थिति बनती है जो आवाज़ें गूंजती सी रहती हैं, आप सुन नहीं पाएंगे स्पष्ट हो क्या रहा है। इस घटना को अनुरणन या रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो अनुरणन किसे बोलते हैं ये आप देख लें। रिवर्बरेशन, जब किसी बंद कमरे हॉल में एक थोड़ी समय के लिए कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो हॉल की दीवार है, छत है, फर्श है, वहाँ से ध्वनि तरंगे परावर्तित होती हैं और क्रमिक परावर्तन ये इस तरह से चलता रहता है कि कंपन बंद हो जाने के बाद भी, कंपन अर्थात जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह वस्तु ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रही है, उसके बाद भी ध्वनि जो है कुछ देर तक उस हॉल में बनी रहती है, स्थायित्व में रहती है, और इस घटना को अनुरणन कहते हैं या रिवर्बरेशन बोलते हैं। अर्थात ध्वनि तरंग के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को, जो ध्वनि के स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है, इस स्थिति को अनुरणन कहते हैं। आप आगे भी देख सकते हैं, सरल शब्द में लिखा है कि वह समय जब तक ध्वनि कमरे में बनी रहती है उस समय को अनुरणन काल भी कहते हैं। कमरे में स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए अनुरणन का यानी रिवर्बरेशन का न्यूनतम होना आवश्यक है। यानी जब ये अधिक होगा तो क्या बोला जा रहा है कोई नहीं सुन पाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति उस हॉल में माइक से बोलता है, जो कि लाउड स्पीकर, और तेज आवाज़ निकलती है, तो वो बोले चला जा रहा है, उससे जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ उसी कमरे में गूंज रही है। तो जो श्रोता बैठे होंगे आगे वो सुन नहीं पाएंगे स्पष्ट कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्बरेशन का स्थिति उत्पन्न हो गया है। और रिवर्बरेशन क्या करता है, आपको सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। वो एक ही आवाज़ को कुछ देर तक गुंजायमान अवस्था में रहता है, रिवर्बरेट किए रहता है, जिससे क्या क्या कहा गया है वो स्पष्ट हम नहीं सुन पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़े
सभागारों में, बड़े कमरों में, हॉल में जो उसकी दीवारें होती हैं, छत होती हैं, वहाँ पर अच्छे ध्वनि अवशोषक लगा दिए जाते हैं। उनकी दीवारों को खुरदुरा किया जाता है, फर्श पे कालीन बिछा दी जाती है, जिससे कि ध्वनि का परावर्तन जो है वो न्यूनतम हो सके और जो बात कही जा रही है वो ससमय स्पष्ट रूप से सुनी जाए, तब समझी जाए। अर्थात वहाँ सुनने की स्थिति ना के बराबर होगा, क्या कहा जा रहा है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आपने देखा रिवर्बरेशन है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि एक मनुष्य कहाँ तक की ध्वनि को सुन सकता है, माने कितनी तेज ध्वनियों को सुन सकता है। आप देखें कि मनुष्यों में सुनने की सीमा का जो रेंज है, प्रसार है, वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इस 1000 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं, यानी जो कोई वस्तु 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति कर रही है, कंपन कर रही है, तो उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। और उससे कम आएंगे तो 20 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से अधिक की ध्वनि तरंगों को या आवाज़ को हम नहीं सुन पाते हैं। हमारी सुनने की क्षमता वैसी नहीं है। हाँ, कुत्ते, कुछ और जानवर ऐसे हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को भी सुन लेते हैं, 20,000 से ऊपर की भी ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे होते हैं उनको हम अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि तरंग कौन कौन सी तरंग होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होगी अपश्रव्य, और 20 से 20,000 के बीच में होगी तो श्रव्य तरंग, जो हम सुनते हैं तो श्रव्य तरंग, और 20,000 से ऊपर जब होती है इसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं, यानी सुनने की सीमा के बाहर। 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। यानी मनुष्य की सीमा के जो विस्तार है, सुनने का जो सीमा है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से कम को अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहेंगे और 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहेंगे, यानी सुनने की सीमा से बाहर। अब पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो हैं, आप देखेंगे जो एक डॉल्फिन है, मछली, तो डॉल्फिन जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, और चमगादड़ भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके ये अपने मार्ग का पता लगाती हैं, अपने एक दूसरे साथियों को पता लगाती हैं, आगे आने वाले अवरोधक क्या हैं इसका भी पता वो इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के माध्यम से लगा लेते हैं। बच्चों, हम आप भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चित्र में दिखाई दे रहा है किस तरह से चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके आगे की ओर भेजता है, और वो ध्वनि तरंगे जा करके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा के वापस आती हैं। तो जो पीला आप इसमें लकीर देख रहे हैं, वो पीला भेजी गई प्रेषित ध्वनि तरंग है, जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है भेजी गई है। और उधर से लाल जो आ रहा है, यानी उस वस्तु से जो आगे देख रहे हैं चमगादड़, ऊपर वाले फोटो में आप देखें इस चित्र में कि उसमें एक चमगादड़ ने पीले रंग से, आप समझें कि ध्वनि तरंगों को भेजा। ध्वनि तरंगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, वो जाके किसी कीड़े से टकराती हैं और टकरा के वापस आती हैं। तो वापस जो है लाल रंग से दिखाया गया है इसमें कि वापस आने वाली तरंग लाल रंग से है। और जब वो चमगादड़ उस जो वापस आने वाली तरंगों को प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के बाद यह जान लेता है कि कितनी दूरी पर कौन सा मेरा भोज्य पदार्थ, अवरोधक, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, वो कितनी दूरी पे है। और अगर वो खाद्य पदार्थ है, उसका भोजन है, उस कीड़ा मकोड़े को उसे खाना है, तो उस दूरी का पता लगा के वहाँ पे उड़ जाता है। आप जानते हैं चमगादड़ देख नहीं सकता ठीक से रात में दिन में, तो इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वो उड़ता है और सदैव उड़ने के दौरान वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भेजता रहता है, और ये ध्वनि तरंगें उड़ उड़ के उसके पास आती रहती हैं और ये रिसीव करता रहता है। और जितनी तेजी से क्या ध्वनि तरंगें आती हैं, उस आधार पर ये आकलन करता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर किस दिशा में है, उस ओर वो चला जाता है। आगे देखें, डॉल्फिन भी ऐसे ही करता है, अपने भोजन का जो है खोज कैसे करती है डॉल्फिन मछली, वो भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं पानी के अंदर समुद्र में, और वहाँ से ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं ध्वनि तरंगे, तो जान लेते हैं कितनी दूरी पर कोई वस्तु है। आप देख रहे हैं तीसरा चित्र जो नीचे दिया गया है वो सबमरीन है। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर जो जहाजें चलती हैं सबमरीन उनको बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे कि वह भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके आगे आने वाले तमाम अवरोधकों को, कोई चट्टान है, पहाड़ है, पत्थर है या कोई ऑब्जेक्ट है आगे, उनका पता वो लगा लेते हैं और उस हिसाब से अपनी दिशा को तय करते हैं, अपनी गति को नियंत्रित करते हैं। आइए और देखते हैं पराध्वनि तरंगों का क्या और उपयोग होता है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सभागार में, जैसे मैंने कहा कि एक हॉल में रिवर्बरेशन की स्थिति आती है, आपने देखा ऊपर, तो सभागार में कैसे ध्वनि का परावर्तन होता है और किस प्रकार से कार्य करता है, एक चित्र में देखें। एक श्रोता है
जो कि एक हॉल में बड़े से सभागार में बैठा है, और आप तीर से देखेंगे ध्वनि स्रोत लिखा गया है। उस बिंदु से ध्वनि उत्पन्न किया जा रहा है और उत्पन्न होने के बाद ध्वनि आगे सीधे जाती है। सीधे अर्थात आप देखेंगे ध्वनि पट लिखा हुआ है। ध्वनि पट यानी वह वस्तु जहां से ध्वनि जाकर टकरा रही है और टकरा के वापस आ रही है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से ध्वनि तरंगे आगे जाती हैं, टकराती हैं और वापस सीधे आती हैं। अब जो वापस सीधे आती हैं तो सभागारों का जो आकार आप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर सीधे श्रोता के पास पहुंचे, वहां पे रिवर्बरेशन या अनुरणन की स्थिति न बन पाए। अनुरणन की स्थिति को रोकने के लिए बड़े बड़े हॉल या जो सभागार होते हैं उनके आकार में भी परिवर्तन अंदर से ऐसे बनाया जाता है कि ध्वनि का परावर्तन सही तरीके से हो, स्पष्ट सुना जा सके। इस चित्र में आपने देखा कि किस प्रकार से श्रोता जो है हॉल में आने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को कैसे वो सही तरीके से सुनता है, और ध्वनि अवशोषक भी लगे होते हैं और उनका डिज़ाइन भी कमरे का इस तरह से होता है जिससे कि आवाज़ सही तरीके से जो कही जा रही है वही आवाज़ पीछे वाले तक या श्रोता तक, सुनने वाले तक पहुँचे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चीज से देखिए, एक तकनीक है जिसे सोनार के नाम से जाना जाता है। सोनार का अर्थ आगे आप देखिए लिखा हुआ है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके किस तरह से अपने वस्तु स्थिति का और दूसरे की वस्तु स्थिति का पता लगाया जाता है। जो समुद्र में जहाज़ें चलती हैं बच्चों, बड़े बड़े शिप होते हैं, उन जहाज़ों के नीचे एक पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपकरण लगा होता है। वो उपकरण कुछ इस प्रकार का होता है कि ध्वनि तरंगों को भेजता है और रिसीव भी करता है। उसमें एक रिसीवर लगा होता है, एक सेंडर लगा होता है। वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भेजता है और रिसीवर जो रिसीव करता है। अब आप देखें कि जो एक पहले वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सी जहाज़ उसमें जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो लाल तरंगे हैं आप देखिए वो भेजी जा रही हैं। जो लाल रंग से दिख रहा है वो भेजी गई तरंगे आप देख सकते हैं, वो प्रेषित तरंगे उसी नीचे चली आ रही हैं। नीचे आने के बाद लाल रूप से ऊपर चली जा रही हैं, यानी कि वो परावर्तित ध्वनि तरंगे हैं, वो ऊपर की ओर जा रही हैं। और भेजा गया ध्वनि तरंग आप देखिए उसमें है कि ध्वनि स्रोत व ग्राही जहाज के नीचे एक लगा है, जो इक्विपमेंट है, मशीन लगा है, उन तरंगों को भेज रहा है। तो नीले रंग से दिखाया गया प्रेषित ध्वनि तरंग जो नीले रंग से है, और लाल रंग से आप देखेंगे कि वो परावर्तित होकर, यानी जहाज कितने ऊपर है और कितना नीचे ज़मीन है, समुद्र का तल है, उस तल की जानकारी लेने के लिए कि कितनी गहराई पर जहाज है हमारा, यह जानने के लिए कितने नीचे है समुद्र का तल, यह जानने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके यहाँ पे जहाज जो है अपनी गहराई का अनुमान लगाता है कि हम कितनी गहरे पानी में हैं। अगर यह जहाज के अनुकूल है तो ठीक, और अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पे उस लायक दिशा परिवर्तन करके जहाज को उस ओर ले जाया जाता है जहाँ पर हम जहाज को सही तरीके से देखें। दूसरे वाले चित्र में देखें, आप देख सकते हैं कि आपतित ध्वनि यानी भेजी गई नीचे आती है, तल से टकरा करके ऊपर होती है, परावर्तित होती है और वापस रिसीव कर ली जाती है। यही कार्य विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खोजने के लिए भी किया जाता है कि नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी दूरी पे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है और जहाज उन वस्तुओं का पता लगा करके उनको खोजने का कार्य करती है। यहाँ पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग आपने देखा, और भी आगे देखते हैं कि क्या इनके उपयोग हो सकते हैं और या कैसे समुद्र अपने जो जहाज हैं वो समुद्र में अपनी दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। आइए इसके लिए हम आगे चलते एक अभ्यास पे चलते हैं, एक सवाल हल करते हैं। एक प्रश्न है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है कि एक जहाज पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात, यहाँ जो एस लिखा है वो सेकंड है, सेकंड के पश्चात प्राप्त किया जाता है। यानी जो भेजा गया ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग भेजी गई तो भेजने से वापस रिसीव करने के बीच का समय अंतराल 3.42 सेकंड के बाद वो वापस तरंग आ जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की दूरी कितनी है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि ये तरंगों को भेज के जहाज जो है अपनी दूरी का पता लगाते हैं कि हम कितने गहराई में हैं या जो समुद्र का तल है वो हमारे जहाज से कितना नीचे है। तो ये अब इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से जहाज की दूरी बताइए। तो यहाँ आपने देखें किसे हल किया गया इस प्रश्न को कि प्रेषण तथा प्राप्ति के बीच लगा समय, यानी कि ध्वनि तरंगों को भेजने में और उसको रिसीव करने में जो टाइम लगता है वो है 3.42 सेकंड का। समुद्री जल में पराध्वनि तरंगों की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड।
तो इस पराध्वनि चाल को हमने v से दिखाया है और समय को स्मॉल t से दिखाया है। अब आगे देखें, पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2d लिखा है। 2d का अर्थ नीचे आप देखेंगे हरे रंग से करके दिखाया गया है। 2d का अर्थ यानी पराध्वनि तरंग द्वारा जाने और आने में, एक बार भेजा गया और फिर वापस आया, तो कितना कुल दूरी तय किया उसको 2d से डिनोट किया गया है। तो यहाँ आप देख लें कि चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसी सूत्र से अगर हम दूरी निकालना चाहें तो निकल जाएगा चाल गुणे समय, अर्थात दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। और यहाँ जो दूरी है चूंकि 2 बार है, एक बार जाना एक बार आना, तो 2d बराबर ध्वनि की चाल गुणे समय। तो ध्वनि की चाल हमको पता है 1531 मीटर प्रति सेकेंड है और समय जो है 3.42 सेकेंड लगा है। तो यहाँ 2d बराबर इन दोनों का हमने आपस में इस सूत्र में रख के मान गुणा किया तो 5236 मीटर प्राप्त हुआ। अब 5236 मीटर कितने के बराबर है? 2d के बराबर है। तो d का मान कितना होगा, यानी कुल दूरी कितनी होगी? तो d का मान निकालने के लिए 2 को पक्षांतर करेंगे उधर, तो भाग हो जाएगा 5236 मीटर बटा में 2, यानी 2 से भाग देंगे तो 2618 मीटर या 2.62 किलोमीटर दूर है समुद्र तल से जहाज। यानी जहाज जो ऊपर तैर रहा है वहां से जो समुद्र तल है, नीचे जो जमीन है, उसकी कुल दूरी 2.62 किलोमीटर है। यानी 2.62 किलोमीटर तल से बात करें तो ऊपर जहाज है, और जहाज से बात करें तो 2.62 किलोमीटर नीचे समुद्र तल है, जमीन है। इस प्रकार से जहाज जो है बच्चों अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं कि हम कितनी गहराई में हैं और नीचे का जो तल है समुद्र का हमसे कितना दूर है। आगे और भी बहुत सारे उपयोग पराश्रव्य ध्वनियों तरंगों के आप देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि और क्या दैनिक जीवन में पराध्वनि तरंगों के क्या उपयोग होते हैं। यहाँ आप देखें कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र बनाने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, वो जो पेट के ऊपर एक मशीन के द्वारा जो ये पराध्वनि तरंगे इनको भेजा जाता है और वो जो टकरा के वापस आती हैं तो हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका आकार क्या है, कैसा होना चाहिए और वर्तमान में कैसा है, इसका चित्र बन के वापस आता है, जिसको डॉक्टर जो है पढ़ के और बताते हैं कि स्थिति हमारी कैसी है। बीमारियों के इलाज करने में पराध्वनि तरंगों का इलाज का प्रयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी बोलते हैं, जो दिल का जो है एक संरचना बना के हमें दिखाता है, जब ईसीजी करते हैं हम तो वहाँ भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। और ईसीजी आप देखेंगे एक लकीर के टाइप से आता है, आपने देखा होगा कई जगह चित्रों में या लाइफ में कभी आप देखे हो इसी चीज़ों को, तो बताता है कि आपके हृदय की गति किस प्रकार से हृदय चल रहा है। एक बिंब बना के देता है, चित्र बना के देता है, जिसको डॉक्टर पढ़ के बताता है कि हृदय की गति सही है या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। एक और आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक उपकरण होता है जिससे वो हमारे फेफड़े के या दिल की गति को सुनते हैं। आपने देखा कान में लगा करके सुनते से, सामान्य भाषा में आला कहते हैं या इंग्लिश में उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ये एक यंत्र होता है बच्चों जिससे हृदय और फेफड़े की गति सुनी जाती है, उसमें जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसको सुना जाता है। डॉक्टर क्या करता है, हमारे सीने पे लगा कर सुनता है आवाज़ या पीठ पे लगा के आवाज़ सुनता है, वो यह जानने का प्रयास करता है कि अभी जो मरीज है इसके हृदय और फेफड़े में किस प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, उसकी गति जो गति हो रही है, कंपन हो रहा है, तो वहाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और उस स्टेथोस्कोप की मदद से वह बीमारी का पता लगाता है और फिर हमको सही कहता है या दवाई देता है, जिससे खाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो ये आपने देखा बच्चों, आज जो भी ध्वनियों के बारे में हमने आज चर्चा किया कि ध्वनि एक ऊर्जा है जो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम ठोस, द्रव या गैस, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें से तीनों माध्यमों में से आपने देखा कि ठोस में सर्वाधिक गति तेज होती है ध्वनि की, यानी तेज गति से गति करती है ध्वनि तरंगे, और गैस में सबसे कम तरंग करती है। इसी में आपने देखा बच्चों सत्र में कि प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि का एक प्रकार प्रतिध्वनि क्या और कैसे उत्पन्न होता है। खाली कमरे में जब हम बोलते हैं तो ध्वनि वापस लौट के आती है, हम सुनते हैं उसे प्रतिध्वनि। फिर आपने देखा अनुरणन या रिवर्बरेशन क्या होता है जब ध्वनि की स्थिति बनी रहती है। और फिर हमने देखा कि हमारे सुनने की सीमा या रेंज कहाँ तक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं।
यानी अब बोला जाएगा, वस्तु कंपन करेगी, आप सुन नहीं पाएंगे क्या कहा जा रहा है। तो उसको भी सुनने के लिए कुछ जीव हैं, चमगादड़, डॉल्फिन, हमने देखा कैसे इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, हम मनुष्यों ने इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं और दैनिक जीवन में हम अपने इसके उपयोग में लाते हैं। इन ध्वनि तरंगों का प्रयोग कैसे हम करते हैं, बीमारी के इलाज में या किसी वस्तु का स्थिति का पता लगाने में। समुद्र कैसे सोनार का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग करके और अपनी स्थिति पता करता है। ये सारी बातें आज हमने ध्वनि के इस पाठ में चर्चा की। उम्मीद है ध्वनि के विषय में आप बताई गई ये बातें, जो जानकारियाँ आपने प्राप्त की, आपकी ध्वनि संबंध में अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होंगी। नमस्कार।